अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेमेस्टर में जो आपका कोर्स है एनवायरमेंटल साइंसेस में, इसका टाइटल है फ्रेश वाटर इकोलॉजी, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी। और आज लेक्चर में हम जो हैं वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्रेश वाटर इकोलॉजी से क्या मुराद है, और इस कोर्स में जो है आप क्या पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में, क्या बेसिक्स होंगी, क्या टर्म्स होंगी, और क्या स्कोप है इसका, और क्या आउटलाइन होगी जो कि आप लोगों ने पढ़नी है इस सेमेस्टर में। अच्छा, जैसे नाम से ही ये जो है वाज़ेह है कि फ्रेश वाटर और इकोलॉजी दो चीज़ें हैं, आपने इन दोनों को देखना होगा। दोनों को हम जो है वो बेसिक लेवल पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपका जो है वो इकोलॉजी या फ्रेश वाटर से इतनी अच्छी आपकी बेसिक्स नहीं बनी हुई है इस स्टेज पर। तो सबसे पहले तो व्हाट इज इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर। स्टूडेंट्स इकोलॉजी को देखें तो इकोलॉजी इतना कोई वाइड सब्जेक्ट है, इतना इसका स्कोप जो है वो वसी है कि ये एक सेल से शुरू करें आप तो आप जो है वो पूरे बायोस्फीयर तक इसको है जो स्टडी कर सकते हैं। इसका स्कोप इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा डोमेन है इसका इकोलॉजी का। इकोलॉजी या इकोसिस्टम, इनकी जो डेफिनेशंस है उनसे तो आप वाकिफ़ होंगे, हम डिस्कस करेंगे बहरहाल। तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि द स्कोप ऑफ इकोलॉजी कंटेन्स अ वाइड एरे ऑफ इंटरेक्टिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन spanning micro level, for example cells, to a planetary scale, for example biosphere. अब ये है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ की आपकी अर्थ पर, वो देख लें कि लाइफ स्टार्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर। यानी जो है हम ऑर्गेनाइजेशन जब तरतीब देते हैं लाइफ की अर्थ पर, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया गया। मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, एंड एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ, यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, तो उनको हम स्किप कर देते हैं। बायोलॉजिकल साइड पर जब हम स्टडी करते हैं तो हम मॉलिक्यूल्स से डायरेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में जैसे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, डीएनए है, तो डिफरेंट एटम्स से मिलकर ये मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। फिर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है वो सेल्स बनाते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल आ नर्व सेल। एक नर्व सेल बन गया इन मॉलिक्यूल्स से मिलकर। फिर इन सेल्स के मजमूए ने क्या बनाया? टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन सिस्टम। ये नर्व सेल ने ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उन्होंने मिलकर नर्व टिश्यू बनाया, और जो है उसके बाद बहुत सारे टिश्यूज ने मिलकर एक ऑर्गन बनाया, फॉर एग्जांपल हेयर ब्रेन। एंड जो है वो ब्रेन जो है उसके साथ डिफरेंट और ग्रुप्स मिलकर इन्होंने क्या तश्कील दिया? पूरा एक नर्वस सिस्टम दिया। फिर बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? यानी जैसे एक नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और आपका जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया। ये सब कुछ मिलकर क्या बनाते हैं? एक इंडिविजुअल लिविंग थिंग बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एनिमल, कोई भी एक एनिमल, कोई इंसान, कोई एक ऑर्गेनिज्म। फिर बहुत सारे
एक जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन टाइप दैट लिव इन द सेम एरिया, ठीक है, इस सेम स्पीशीज के जो है वो एनिमल्स हैं और ये इनकी एक पॉपुलेशन है। फिर इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में और ऊपर जाएं, ठीक है, तो कम्युनिटी बनती है। डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर एक जगह जहाँ रहती है वो कम्युनिटी बना देती है। जैसे यहाँ पर देखें कितनी सारी स्पीशीज हैं, इतनी सारी पॉपुलेशंस हैं। हॉक, स्नेक, बाइसन, प्रेरी डॉग, ग्रास, ठीक है। तो ये प्लांट्स की भी मिल गई, एनिमल्स की भी मिल गई, और ये एक डिफाइंड एरिया जगह पर रह रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस है, इनका घर है, तो ये अब ये कम्युनिटी कहलाएगी। फिर क्या होगा, अभी ये सब कुछ क्या है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, लिविंग थिंग की बात हो रही है, ठीक है। फिर ये लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कम्युनिटीज का जब ताल्लुक होता है इनके नॉन लिविंग सराउंडिंग्स से। नॉन लिविंग सराउंडिंग्स से क्या मुराद है, जैसे हवा, पानी, ज़मीन, सॉइल, ऑक्सीजन, डिफरेंट केमिकल्स, तो वो उनसे जो इनका ताल्लुक बनता है, फिर हम इसको कहते हैं कि ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में क्या है, लिविंग थिंग्स भी हैं, ये सारे पॉपुलेशंस, ये सारी कम्युनिटीज ये भी हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स भी यहाँ मौजूद है, जैसे कि पहाड़ हो गई और ज़मीन हो गई, पानी हो गया, ये सब कुछ मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम बनाते हैं, और इकोलॉजी क्या है स्टूडेंट, उस इकोसिस्टम को स्टडी करने को इकोलॉजी कहते हैं। सिंपल ये है, यानी आप यहाँ के फैक्टर्स को जब स्टडी करेंगे, यहाँ के फैक्टर्स जो भी हैं, पानी है, हवा है, एक्सेट्रा जो भी है, इनको आप स्टडी करेंगे, उनका और इन स्पीशीज़ का आपस में ताल्लुक देखेंगे, इन स्पीशीज़ का उनसे जो है उन पर इन्फ्लुएंस देखेंगे, और उन नॉन लिविंग पैरामीटर्स का इन स्पीशीज़ पर इन्फ्लुएंस जब आप देखेंगे, देखने को क्या कहेंगे आप, स्टडी कहेंगे, साइंस कहेंगे, और यही इकोलॉजी है। द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम इज इकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे इको अर्थ पर, अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ पर जितने भी सारे इकोसिस्टम हैं इनको जमा कर लो तो हम उनको कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या है, द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंटेन्स ऑल इकोसिस्टम, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अर्थ पर जितनी भी लाइफ मौजूद है वो सारी की सारी किस में है, बायोस्फीयर में मौजूद है, क्योंकि यहाँ लाइफ भी है और नॉन लाइफ भी है, उन दोनों का एक मजमुआ है, एक कलेक्शन है, जो कि इकोसिस्टम कहलाता है। और सारे इकोसिस्टम जो है अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम है उनको एक टर्म में अगर लेकर आए तो बायोस्फीयर कहलाता है। तो इकोलॉजी आपकी इस लेवल से ही शुरू हो जाती है, माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक, इन तमाम में कहीं भी आपने स्टडी करनी है कर सकते हैं, इकोलॉजी का पार्ट कहलाती है। इस कोर्स में पर्टिकुलर आप लोग क्या स्टडी करेंगे, किसकी इकोलॉजी आप डिस्कस करेंगे, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, ठीक है। आपने वो वहाँ की इकोलॉजी को देखना है जहाँ पर फ्रेश वाटर मौजूद हो, सलाइन वाटर नहीं, टेरेस्ट्रियल एरिया नहीं, फ्रेश वाटर की बात हो रही है, मीठे पानी की बात हो रही है, उस जगह की इकोलॉजी को आपने डिस्कस करना है। फ्रेश वाटर में आपको उस फ्रेश वाटर को डिस्कस करना है कि भाई ये फ्रेश वाटर खुद कैसा है, पॉल्यूटेड तो नहीं है, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। इसके अलावा उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स है, उसका पीएच कितना है, उसमें जो है वो किस किस्म की पॉपुलेशंस आबाद हैं, किस किस्म की कम्युनिटी उस फ्रेश वाटर में मौजूद है, और वो कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है, या वो कम्युनिटी क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है, वो फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम क्या बेनिफिट्स दे रहा है, फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम जो है वो कहाँ सफ़र कर रहा है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके इस सब्जेक्ट का पार्ट होती है, फ्रेश वाटर इकोलॉजी का। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
The word ecology was coined in 1869 by the German scientist Ernst Haeckel. ठीक है, इकोलॉजी का जो तस्वुर है वो 1869 में अर्नस्ट हेकल ने पेश किया। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक ओइको हाउस या एनवायरनमेंट, और स्टडी और लॉजिका तो मतलब आपको पता ही है, स्टडी ऑफ। ठीक है, तो इकोलॉजी को अगर आसान अल्फाजों में देखें तो स्टडी ऑफ द हाउस या स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द इंटरेक्शंस, ये ध्यान से पढ़िएगा, which studies the interactions among organisms and their environment। इकोलॉजी में क्या स्टडी होता है? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं आप ऑर्गेनिजम्स और उनके एबायोटिक या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, उनका ताल्लुक, उनका इंटरेक्शन पढ़ते हैं आप इकोलॉजी में। ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी इंक्लूड इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर। ठीक है, न सिर्फ उनके इन्वायरमेंट बल्कि उनका एक दूसरे से भी ताल्लुक आप पढ़ते हैं, स्पीशीज का, पॉपुलेशंस का आपस में, ऑर्गेनिजम्स का आपस में ताल्लुक आप पढ़ते हैं, एंड विद देयर एबायोटिक कंपोनेंट्स, और इसके साथ साथ उनके एबायोटिक कंपोनेंट्स का भी आप जो है वो जायजा लेते हैं। टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो इसमें देखा जाता है, इकोलॉजी में क्या देखा जाता है? बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से देखा जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ कौन सी स्पीशी पाई जाती है, कहाँ कौन सी नहीं पाई जाती। बायोमास, उनका मास कितना है उस इकोसिस्टम में, बायो लिविंग ऑब्जेक्ट्स का जो है वो दायरा कार कितना है, उनका वेटेज कितना है, इन इजी वर्ड्स अगर कहें तो, एंड पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये आप इन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर आप इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी goes with biodiversity simultaneously. Ecology goes with distribution of population, biomass of population simultaneously. ठीक है, as well as cooperation and competition। ठीक है, cooperation and competition within and between species। आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? ताल्लुक और जो है मुकाबला इनका आपस में, स्पीशीज के किस तरह के अच्छे या बुरे जैसे भी ताल्लुक आते हैं वो भी आप पढ़ते हैं इकोलॉजी में। Ecosystems are dynamically interacting systems of organisms and communities that make up and the non-living components of their environment. Ecosystem processes such as primary production, parogenesis, nutrient cycle, and niche construction regulate the flux of energy and matter through an environment। ठीक है, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, इकोसिस्टम में एनर्जी और मैटर का जो है वो साइकिल कैसे चलता है ये आप देखेंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे होती है, एंड सो ऑन। These processes are sustained by organisms with a specific life history traits। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी इकोलॉजी की। अब अगर आप आ जाए फ्रेश वाटर पर, तो ये जो है फिगर आपको शो करेगी कि आपके अर्थ पर फ्रेश वाटर की क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। 100% पानी जो अर्थ पर मौजूद है उसमें से 97.5% स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन ओशियन एज सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी है, फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, 100% में से 97.5% जो है वो पानी फ्रेश वाटर नहीं है, तो ये सब एक्सक्लूड हो गया, इसकी इकोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं हमारे डोमेन से। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस 2.5% फ्रेश वाटर की जो कि अर्थ पर मौजूद है। 2.5% पानी अर्थ पर एज फ्रेश वाटर पीने के काबिल मौजूद है। अब उस 2.5% में से भी अगर आप इसे 100% अज्यूम करें
तो अराउंड 79% तो आइस केप्स और ग्लेशियर्स में मौजूद है, बाउंड फॉर्म में है, यानी अवेलेबल नहीं है। पानी मौजूद तो है, पीने का पानी मौजूद है, लेकिन ग्लेशियर्स में मौजूद है, बर्फ में जकड़ा हुआ है, बाउंड है, आपको अवेलेबल नहीं है, आप उसे इस्तेमाल में नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, बाकी बचा 80%। तो 80% में से आपका जो है 81%, 80 सॉरी, अगर 21% बचता है, बाकी 79 आइस केप्स और ग्लेशियर्स में हो गए। ठीक है, 21% में से जो है 20% पानी आपका ग्राउंड वाटर में है, यानी ज़मीन के अंदर है। राइट, अगेन वो जो है, इसको भी हम यहाँ पर अपने डोमेन से एक्सक्लूड कर देंगे। अब क्या बच रहा है? 1% पानी। ठीक है, 1% पानी वो है जो कि आपका लेक्स में, रिवर्स में और स्ट्रीम्स में, दरियाओं में, झीलों में, नहरों में ये मौजूद है, जो पीने के काबिल है, जो इरिगेशन के काबिल है, जो फार्मिंग के काबिल है। ठीक है, सिर्फ ये 1%। और उस 1% को भी देखें तो लेक्स में उस 1% का 52% है, बाकी जो है वो सॉइल में है। ठीक है, सॉइल में बाउंड है वो पानी। इसके अलावा बड़ा पोर्शन किस में है? लेक्स में, झीलों में। उसके बाद सॉइल में। इसके अलावा कहाँ मौजूद है? रिवर्स में। एक बहुत थोड़ा सा पार्ट जो है वो दरियाओं में है, रिवर्स में है। इसके अलावा वो पानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी तो जो है वो 70% जो है वो पानी पर मुश्तमिल होता है, तो वो पानी भी इसमें शामिल है, वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो पानी बचा वो आपके एटमॉस्फेयर में एज अ वाटर वेपर मौजूद है। तो आप देखें पानी की कितनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, और कितना थोड़ा सा पानी है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अर्थ पर कितना ज़्यादा पानी मौजूद है, लेकिन हमें कितना थोड़ा सा पानी जो है वो मैसर है एज अ फ्रेश वाटर। लेकिन ये थोड़ा सा भी बहुत है, बहुत है। आप देखें कितनी झीलें हैं, कितने दरिया हैं, कितनी नहरें हैं, कितने लोग हैं जो इस पानी के ऊपर जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इस पानी को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, इस पानी को मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हैं, इस पानी को खेतों में यूज़ कर रहे हैं। कितना कम परसेंटेज है, लेकिन फिर भी कितना है। तो जस्ट अज्यूम इट कि फिर इसका 100% कितना होगा। जो पानी आपको नज़र आ रहा है वो कोई 0.25% पानी देख रहे हैं आप, लेकिन अगर यही पानी को आप 100% सोचें तो फिर कितना होता। लेकिन कुदरत का यही निज़ाम है, हमें ये पानी भी बहुत है, काफ़ी है हमारे लिए, अगर हम इस पानी को जो है वो ठीक से मैनेज करके यूज़ करें, मिसमैनेजमेंट ना हो, तरीका पता हो, तो ये ही पानी हमारे लिए बहुत है। और अगर तरीका नहीं है, रेकलेसली यूज़ कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं, तो ये 1% क्या, आपके पास 100% भी होता, आप सबका सब खत्म कर देते, सबका सब खराब कर देते। अच्छा, लिम्नोलॉजी एक टर्म है जो कि फ्रेश वाटर इकोलॉजी ऑल्सो नोन एज लिम्नोलॉजी। ठीक है, लिम्नोलॉजी भी एक टर्म है जो फ्रेश वाटर इकोलॉजी की सिनोनिम है। फ्रेश वाटर इकोल अच्छा, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। फ्रेश वाटर इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म and their environment. This includes the study of streams, rivers, ponds, lakes, reservoirs and some wetlands. ये तमाम वो जगहें हैं, वो इकोसिस्टम्स हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर मौजूद होता है। Freshwater ecology is a study of all aspects of the ecology of terrestrial aquatic systems, including rivers, lakes, ponds. It includes the community ecology of these ecosystems as well as ecosystem processes, interaction with adjacent terrestrial and marine ecosystem, and conservation and restoration. ठीक है, फ्रेश वाटर इकोलॉजी में इन सब की तो स्टडी करनी भी है, करनी है,
इसके अलावा इनकी कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, ये भी फ्रेश वाटर इकोलॉजी का पार्ट है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्यों है, ताकि हम इन्हें बचा सके, महफूज कर सकें, ताकि जो है हम फ्यूचर में इनका इस्तेमाल कर सकें। फ्रेश वाटर इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स and interactions between organisms and within their environment. In the aquatic ecology group, our main area of concern are with flowing water in water courses of all sizes, the smallest streams to main rivers. ठीक है, फ्लोइंग वाटर में भी चेक करना है, स्टैंडिंग वाटर ठहरे हुए पानी में भी करना है, फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड्स टू लार्ज लेक्स, और इसके अलावा आपने स्टडी करना है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स कौन कौन से, बॉग, फेन, मायर एंड वेट ग्रासलैंड्स इकोसिस्टम। ये तमाम के तमाम आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हैं, और इनकी जो है वो उसमें मौजूद लाइफ और नॉन लाइफ यानी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को आपने पढ़ना है, समझना है। वाई डू वी स्टडी, क्यों पढ़ना ज़रूरी है? हमने अभी डिस्कस किया है कि ह्यूमन मॉडिफाई इकोसिस्टम एंड चेंजेस में भी डेट्रीमेंटल टू ऑल, क्योंकि इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, इन्वायरमेंट के फ्रेश वाटर को यूज़ कर रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ह्यूमन जो है वो मॉडिफाई कर रहा है इकोसिस्टम को, चेंज कर रहा है, और ये जो चेंज है ये इकोलॉजी पर, सब पर ही जो है वो अपना असर दिखा रहा है, अच्छा या बुरा। तो यहाँ पर हमारा क्या कंसर्न है कि ये जो इंसान तरक्की करता जा रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी वजह से नुकसानात क्या क्या हो रहे हैं आपकी फ्रेश वाटर की इकोलॉजी को, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वजह मालूम करनी है, एंड एट द एंड सॉल्यूशन मालूम करना है कि हमें आपके फ्रेश वाटर की इकोलॉजी को, ऑर्गेनिजम्स को बचाना कैसे है। Freshwater ecology is a specialized subcategory of the overall study of organisms and the environment. Unlike biology, ecology refers to the study of not just organisms but how they react and are affected by the natural surrounding or ecosystem. ठीक है, बायोलॉजी में आप सिर्फ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि वो कैसा है, और उसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, उसका डीएनए क्या है, उसकी जो है वो फिजियोलॉजी क्या है, दिखता कैसा है, फंक्शन क्या है, ये एक्सेट्रा। इकोलॉजी में क्या देखते हैं आप, उनका ताल्लुक देखते हैं, उनके रिएक्शंस देखते हैं, उनका इन्फ्लुएंस देखते हैं, उन पर इन्फ्लुएंस देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट का या एबायोटिक फैक्टर्स का। By studying the plants and animals in a body of water as well as the components of the water itself, a scientist specializing in freshwater ecology can discover vital information about the health and needs of the freshwater. ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स को पढ़कर, इसके अलावा पानी को पढ़कर, उस फ्रेश वाटर को, कंपोनेंट्स को पढ़कर, देखकर, समझकर, एक्सपेरिमेंट कर कर जो है वो साइंटिस्ट बता सकता है कि फ्रेश वाटर सिस्टम में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी हेल्थ फ्रेश वाटर की कैसी है, और वहाँ ऐसा क्या करना चाहिए कि हेल्थ अच्छी हो जाए फ्रेश वाटर की भी और उसमें जो है रहने वाली फिशीज़ की भी। इसके अलावा आप क्यों पढ़ते हैं फ्रेश वाटर इकोलॉजी? टू सस्टेन गुड वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी को बेहतर करने, एंड इकोलॉजिकल हेल्थ डिमांड्स वाइड रेंजिंग इंटेंसिव रिसर्च on how fresh water respond to these threats and how they improve in relationship management and restoration measures. इसमें आप ये पढ़ते हैं कि पानी खुद अपने आप को कैसे बचा रहा है, वो किस हद तक कोशिश करता है अपने आप को खुद से रिस्टोर करने की, और कैसे करता है, ठीक है, और एट दी एंड आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पानी के अपनी जो है सेल्फ प्यूरिफिकेशन की भी एक लिमिट होती है, लिमिट से बियॉन्ड जो है वो फिर वो नहीं कर सकता, आपने फिर जो है वो इनिशिएटिव लेना होता है जिसमें बिगाड़ा होता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर इकोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज वी वांट फूड, वी वांट फाइबर, वी वांट मेडिसिन एंड प्लेसेस फॉर हैबिटेशन। ठीक है, हमें खाना चाहिए, हमें दवाइयाँ चाहिए, हमें जड़ी बूटियाँ चाहिए हैं, हमें जो है वो पिकनिक पॉइंट्स चाहिए हैं, हमें रहने के लिए जगहें चाहिए हैं, हमें पानी चाहिए, हमें ये सब कुछ चाहिए है।
तो अगर हमें ये सब कुछ चाहिए है तो हमें जो ये सब कुछ दे रहा है हमें उससे बचाना होगा, ठीक है। और उसे तभी बचा सकते हैं जब आपको सॉल्यूशन आप तभी निकाल सकेंगे जब आपको मसला पता होगा। तो मसला पता करने के लिए आप फ्रेश वाटर इकोलॉजी पढ़ते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम प्रोवाइड अस विद मेनी वैल्यूएबल सर्विसेज, ठीक है। दे प्यूरिफाई आवर ड्रिंकिंग वाटर, दे सप्लाई इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, पानी आता है एग्रीकल्चर का जो है वो भी इन्हीं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से आता है। दे रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स, दुनिया में जो रिसाइकलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की वो जो है वो इन्हीं वाटर की वजह से होती है। पहाड़ों में जो मिनरल्स मौजूद हैं, ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली किसी वाटर बॉडी में जा रहे हैं, वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जा रहे हैं, तो फिर वो जो है वो पानी के जरिए या तो हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं या फिर उन्हें जो है वहाँ मौजूद ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वो कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स शामिल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर प्लांट्स हैं, वो इन न्यूट्रिएंट्स पर ग्रो करेंगे तो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, फिर हम उन्हें जो कंज्यूम करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स हम तक आ जाएंगे। तो इस तरह रिसाइकलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की अर्थ पर। इसके अलावा ये हमें फ्लड्स से जो है वो बचाते हैं, सैलाबों से या खुश्क साली से, ड्राउट से बचाते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फिशरीज सपोर्ट करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, आपकी इकॉनमी के लिए भी अच्छा है क्योंकि इकॉनमी के लिए से अच्छा है, ये हमें फूड भी दे रहा है, हमें फाइबर भी दे रहा है, मेडिसिन भी दे रहा है, हमें फिशेस भी दे रहा है। इसके अलावा आप इसे रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। रिक्रिएशन से मुराद है कि आप इसे एज ए पिकनिक प्लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह भी जो है वो इंसानों की हेल्थ अच्छी होती है पिकनिक पॉइंट्स की वजह से, तो इसमें भी इसका किरदार है। लेकिन दे फेस मैनी थ्रेट्स, लेकिन इनको जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। वो ख़तरात क्या हैं? वो जो थ्रेट्स हैं फ्रेश वाटर इकोलॉजी को, फ्रेश वाटर को और वहाँ की इकोलॉजी को किस तरह वो तबाह हो रही हैं, ये तमाम नीचे रीजंस है जिसकी वजह से फ्रेश वाटर सिस्टम इकोसिस्टम तबाह हो रहा है, बीमार हो रहा है। तो वन ऑफ देम इज पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन, कोई भी सोर्स से पॉल्यूशन आ रही हो वो जो है वो फ्रेश वाटर को तबाह करेगी। स्पेसिफिकली जो पॉल्यूशन है वो फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है हमेशा जो है वो किसी दरिया से करीब होती है, किसी झील से करीब होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती हैं, तो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ताकि जो है फसलें ख़राब ना हो। फिर क्या होता है कि तरीके से यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो फिर जब रन ऑफ होता है पानी बहकर किसी दरिया या नहर में ही जाके गिर रहा होगा, तो बारिशें हो रही हैं अगर, तो रन ऑफ बन रहा है, वो रन ऑफ जाकर वो तमाम पोल्यूशन को लेकर किसी भी फ्रेश वाटर बॉडी में डंप कर देगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका तो हर कंपोनेंट, इन्वायरमेंट के हर कंपोनेंट पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज से क्या होगा? बर्फ पिघलेगी, पानी का फ्लो जो है बढ़ जाएगा, साइकिल डिस्टर्ब होगा, बारिशें ज़्यादा होंगी, तबाहियाँ ज़्यादा होंगी, ये सब कुछ होगा और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आपका खराब हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज से ये भी होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो है वो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिज्म हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि उनको एक सर्टेन रेंज होती है जिसके ऊपर वो खुशहाल रह सकते हैं। ज़्यादा बढ़ने से टेम्परेचर या कम होने से जो है उनकी ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो जगहें छोड़कर दूसरी जगहों पर माइग्रेट कर जाते हैं, फ्रेश वाटर को छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह जो है वो लॉस होता है, अल्टीमेटली इंसानों का ही लॉस होता है। हैबिटाट लॉस हो जाते हैं, जगहें ख़त्म हो जाती है, तबाह हो जाती है, ड्रेनेज का मसला, इन्वेजिव स्पीशीज़ जो हैं वो एक बड़ा मसला आ गया। इन्वेजिव स्पीशीज़ का ये मतलब है कि जो उस जगह की ना हो किसी और जगह से माइग्रेट कर कर आ जाए और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो वहाँ जो ऑलरेडी स्पीशीज़ रहती हैं उनके उनके सर्वाइवल के लिए मसला हो जाता है क्योंकि तो उनका अपना घर होता है।
लेकिन कोई बाहरी स्पीशीज जब आ जाती है तो फिर उनकी जो है वो रिसोर्सेज के ऊपर कंपटीशन शुरू हो जाता है, और इस तरह फिर जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्पीशीज होती है वो जीत जाती है, वो डोमिनेंट हो जाती है, और वहाँ की जो नेटिव घरेलू पालतू स्पीशी थी वो जो है वो सफ़र करती है, ख़त्म भी हो जाती है, मर जाती है। डैम्स बन रहे हैं, इसकी वजह से जो है वो नेचुरल जो पानी के साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं। ओवर यूज़ ऑफ वाटर, पानी का बेतहाशा गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत हो रही है। अर्बनाइजेशन, शहर बनते जा रहे हैं, जितना शहर बनेगा उतनी जो है पॉल्यूशन क्रिएट होगी, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम तबाह होंगे क्योंकि उनके करीब बनेंगे। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को ख़त्म भी किया जा सकता है, जो है वो झीलों को, दरियाओं को बंद भी कर करके, रास्ते बंद कर करके जो है उस जगह को कंस्ट्रक्शन में लेकर आया जाता है, जैसे आपका डीएचए है। ये तो खैर मेरीन की एग्जाम्पल हो गई समंदर की, लेकिन क्या हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रही है, समंदर के ऊपर ही बनाते जा रहे, समंदर को डिस्टर्बेंस हो रही है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सही है, एग्रीकल्चर का बेतहाशा एग्रीकल्चरिंग करना, तो उसमें भी यही होता है कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के आसपास ही एग्रीकल्चरिंग की जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। नेविगेशन, नेविगेशन से मुराद ये कि जो पानी में ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो उससे भी पॉल्यूशन ही क्रिएट होती है समंदर में, पानी में, सॉरी, झीलों में या दरियाओं में, और वहाँ पर पॉल्यूशन होती है, नॉइज प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ की जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा फ्लड एलिविएशन और इनअप्रोप्रिएट एक्वाकल्चर, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती हैं, सही तरीके से जो है वो फिशिंग नहीं की जाती, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल, और फ्लड्स को, सैलाबों को रोकथाम के लिए जो बैरियर्स लगाए जाते हैं, जो दीवारें बनाई जाती हैं, इन तमाम चीज़ों से जो है वो आपकी इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। अच्छा, आउटकम्स अगर देखें, यानी इस कोर्स को पढ़ने से क्या हासिल होता है, तो वो ये है, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कैसे काम करते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है और क्या इनका काम है। नेक्स्ट है इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैबिटाट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वेटिक कम्युनिटीज एंड वाटर क्वालिटी टू इम्प्लीमेंट इन्फॉर्म्ड मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेश वाटर सिस्टम, ठीक है, ये अभी हमने जो डिस्कस किया था वही, कि फ्रेश वाटर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें क्या चाहिए है, उनमें किस न्यूट्रिएंट की कमी है या ज़्यादती है, तो उसे आपने कैसे सही करना है, ये आप सीखेंगे। एक्वायर स्किल्स ऑन मॉनिटरिंग, असेसमेंट एंड मॉडलिंग, ठीक है, मॉनिटर करना, वाटर क्वालिटी को देखना, पहचानना, समझना, उनको असेस करना, और इन फ्यूचर मॉडलिंग करना कि भाई आज वाटर की क्वालिटी ये है कि 10 साल बाद क्या होगी, ये तमाम चीज़ें फ्रेश वाटर इकोलॉजी का पार्ट हैं। हाँ, ज़ाहिर है ये मॉडलिंग और असेसमेंट के जो है स्टेज तक तो हम इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो तो अगर फ्रेश वाटर इकोलॉजी को आप एज अ मेजर सब्जेक्ट लेकर आगे तक चलें तो आप इस काबिल बनेंगे, इतने काबिल कि आप ये तमाम चीज़ें कर सकें। एक्वायर स्किल्स ऑन कॉन्सेप्चुलाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्टिंग, ठीक है, ये तमाम चीज़ें करने के आप अहल हो जाएंगे कि आप तमाम रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे फ्रेश वाटर इकोलॉजी के ऊपर आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स। इसके अलावा आप ये समझेंगे कि कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे पर मुनहसर करते हैं और उनके इन्वायरमेंट पर उनका कैसा इन्हिसार है। स्कोप क्या है इसका, यानी आप ये जो है वो प्रेशर इकोलॉजिस्ट जो है, साइंटिस्ट जो है, वो उसका स्कोप किधर है, ज़ाहिर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, टीचिंग में है, रिसर्च में है, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एक्सटेंशन, फॉरेस्ट्री में बहुत है, फार्मास्यूटिकल में भी है,
एग्रीकल्चर में है, वाइल्ड लाइफ में है, एक्वाकल्चर, फिशरीज में है, लाइफ स्टॉक में है। इन तमाम चीज़ों में जो है फ्रेश वाटर इकोलॉजिस्ट को कंसिडर किया जाता है। हम क्या पढ़ेंगे इस कोर्स में? हम कोशिश करेंगे कि हम ये चीज़ों को कवर कर सकें। इंक्लूड्स इकोसिस्टम, बायोम्स को देखेंगे हम, फ्रेश वाटर बायोम्स स्पेसिफिकली। ठीक है, हम बायोम्स को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि आपकी अर्थ पर क्या क्या बायोम्स मौजूद हैं। तो उसके बाद हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स को देखेंगे, सिग्निफिकेंस को देखेंगे उनकी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश वाटर देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश वाटर देखेंगे, और टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो देखेंगे, माइक्रोब्स, प्लांट्स देखेंगे कि मोस्ट कॉमन जो टाइप्स मौजूद हैं आपके फ्रेश वाटर में वो कौन कौन सी है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट यूज, रीमिनरलाइजेशन, ट्रॉफिक स्टेट और यूट्रोफिकेशन, ये तमाम कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। फिजियोग्राफी ऑफ फ्लोइंग वाटर और कॉमन फ्रेश वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। और इसके अलावा भी जो मुझे कभी ऐसा लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो मैं इसमें शामिल इंक्लूड कर लूँगी, या इनमें से हो सकता है कि हम कुछ एक्सक्लूड कर लें। ठीक है, तो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। इंट्रोडक्शन ये था आपके फ्रेश वाटर इकोलॉजी का। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे जो है वो डिटेल में ईच टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जो है ये तमाम पीपीटीज वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी फिक्र मत कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।